हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम बिहार पुलिस भर्ती को ध्यान में रखते हुए इसका प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो हम ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। बात हो रही है ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त है और 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। कितनी? 1028 जो है इसमें सूक्त है और 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। ये पूछा जाता है किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। टोटल कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, या पूछा जाता है। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। बात करें अगर हम पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और अरष्टनेम जैन धर्म के कौन से थे? तो ये थे कौन से? 22वें नंबर के थे। ठीक है। और महावीर 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवलोकों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी मास्की, गुर्जरा और उद्गोलम। एक और है नेट्टूर। कौन सा? नेट्टूर। इन सब में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। बात करें अशोक की, तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था और इसके कार्यकाल की बात करें तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक यह मौर्य वंश का शासक था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में। और इसका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अगला है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025 में जो है महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और उस समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। कौन? भीम प्रथम उस समय वहां का शासन था। और जो है ये महमूद गजनी ये 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया है। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? देख लेते हैं। देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी। कौन सा हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या थी? तो इस व्यवस्था में किसान भूमि का स्वामी होता था और लगान जमा करने का दायित्व किसानों को दिया गया। इसीलिए जो है रैयतवाड़ी नाम है, जो क्योंकि किसानों को रैयत कहा जाता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो। कौन किसे? टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को जो है इसका जन्मदाता माना जाता है। और 1752 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो के। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी? तो शेर अली अफरीदी ने। अब बात करें लॉर्ड मेयो के कार्यकाल की, तो ये 1869 से लेकर 1872 तक जो है भारत का जो है क्या था? वायसराय था। और 1872 में इसी के काल में पहली बार जनगणना हुई थी। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना पहली बार हुई थी। अगर पूछा जाए नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी नियमित रूप से जनगणना। अगला है, 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजरायली। डिजरायली ने क्या कहा था? कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, उसने डिजरायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। बात करें अगर हम सर लॉरेंस एवं सीले की, इन्होंने कहा था कि यह स्वार्थी एवं सिपाही विद्रोह था। और
जेम्स आउटराम एवं डब्ल्यू टेलर की बात करें तो इन्होंने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। और टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परांजपे ने काल नामक पत्रिका का संपादन किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ध्यान रखिए, इसमें पूछा है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट इटली जो है, कौन? क्लीमेंट इटली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में इसका गठन हुआ था। और इसमें सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। पहला करा इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, सही है। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, तो ये भी सही है। बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने की थी। ध्यान रखिए, ज्योतिबा फुले की एक बहुत फेमस पुस्तक है, पूछा जाता है एग्जाम में, उसका नाम क्या है? गुलामगिरी। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन को अनुशंसा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ली आयोग। और ये ली आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1924 में इसका गठन हुआ था। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग जो है उस समय वायसराय था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग जो है उस समय वायसराय था जब ली आयोग का गठन हुआ था। अगर बात करें, इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब से शुरू हुआ? तो 1922 से शुरू हुआ। कब से? 1922 से। और इससे पहले इसकी परीक्षा लंदन में होती थी, भारत में नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली के लेखक थे बोकेसियो जो है, इनकी पुस्तक है डेकामेरॉन। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? इसमें मित्र राष्ट्र पूछा है, तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसमें दो गुट था, एक था तो मित्र राष्ट्र और दूसरा था कौन सा? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस इसमें शामिल थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया और इटली शामिल थे। बात करें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या हो गई, वही इसका तात्कालिक कारण बना था। अगला प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन बायहम को जो है विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा टाइटन है। कौन सा है? टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और एक क्वेश्चन पूछा था, सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? तो शनि ग्रह के, वर्तमान में शनि ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? तो किसका पूछा है? काली एवं किसके? तीस्ता। दोस्तों, हिमालय का जो विभाजन हुआ, नदी घाटी के सीमाओं के आधार पे विभाजन किया गया है। तो वो कितने भागों में बांटा गया है नदियों के आधार पे? तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में है? तो सिंधु और सतलज। किसके? सिंधु और सतलज के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। और बात करें सतलज और काली के बीच कौन सा है? तो उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है उसे क्या कहा जाता है? उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता और दिहांग के बीच जो हिमालय है उसे कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। तो इसमें पूछा है काली एवं तीस्ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय को कहा जाता है काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य हिमालय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोर घाट। भोर घाट जो है मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है।
अगर पूछा जाए नासिक और मुंबई, किसका, नासिक और मुंबई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थालघाट। अगर पूछा जाए कोयम्बटूर और कोचीन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पालघाट। आप इसको भी तीन ध्यान रखिए, दक्षिण भारत में है थालघाट, भोरघाट और पालघाट। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है। अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हो जाएगा केप कोमरिन, और ये कहाँ है, कन्याकुमारी में। दोनों में अंतर है। अगर पूछा जाए मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु तो केप कोमरिन हो जाएगा। अगर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर बात करें उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। और पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, किबथू, और पश्चिमी तो सरक्रिक। ठीक है, यहाँ सरक्रिक हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इंदिरा कौल, और यहाँ हो जाएगा किबथू, और यहाँ हो जाएगा हमारा केप कोमरिन, और यहाँ हो जाएगा अंडमान निकोबार। दो दक्षिणतम है, उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झेलम नदी का उद्गम हुआ कहां से, शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम हुआ है। बात करें अगर झेलम की, तो झेलम के किनारे कौन सा नगर बसा है, श्रीनगर। कौन सा, श्रीनगर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इतिहास में कि जो झेलम नदी है इसको वैदिक संस्कृत में क्या कहा जाता था, तो इसको बितिस्ता कहा जाता था। क्या, बितिस्ता कहा जाता है, यह पूछा जाता है हिस्ट्री में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, कह रहा है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। सात ताल झील सही है, राकसताल झील ये भी उत्तराखंड में है, और देवताल ये भी उत्तराखंड में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी, ये चंद्रताल। तो चंद्रताल कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, आप इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं हैं इसे कहां पे आम्र वर्षा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। और इन हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है, तो कर्नाटक में इन्हें चेरी ब्लॉजम कहा जाता है। क्या, चेरी ब्लॉजम या कॉफी वर्षा कहा जाता है कर्नाटक में। बंगाल की बात करें तो बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। किसके, काल बैसाखी के नाम से इसे जानते हैं बंगाल में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाबी क्रांति नहीं, बादामी क्रांति। ऑप्शन बी बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो मीट से है। और ये अमृत क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिए इसमें केंद्र शासित पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ साक्षरता कितनी है, तो 91.8% यहाँ की साक्षरता है। अगर पूछा जाए राज्य, यहाँ तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, लेकिन राज्य में पूछा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है, तो केरल की है। किसकी, केरल की 94% साक्षरता है। अगर पूछा जाए सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, तो बिहार की है। किसकी, बिहार की जो है सबसे कम साक्षरता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। अगर बात करें यूएनईपी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उत्पादक होते हैं वो जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। ये जैविक घटक और अजैविक घटक होते क्या हैं, जो सजीव चीजें होते हैं वो जैविक घटक में आती हैं, जो निर्जीव चीजें होती हैं वो किसमें आती हैं, अजैविक घटक में। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रमुख समितियों में किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष को लेकर 7। ध्यान रखिए इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक पूछा जाता है कि अध्यक्ष को छोड़कर, या ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया भीमराव अंबेडकर के अलावा उसमें कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। कितने, 6 सदस्य थे। और टोटल वैसे कितने थे अध्यक्ष पद को लेकर, तो 7 सदस्य थे। अगर बात करें हम प्रांतीय संविधान समिति की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। और संचालन समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति के कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था। कौन पूछा है, शिक्षा मंत्री पूछा है, जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव। और इसका गठन कब हुआ था, 1946 में इसका गठन हुआ था। अगर बात करें उस समय शिक्षा मंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। अगर बात करें हम जगजीवन राम की, तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। कौन से मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और कौन है, आसफ अली, तो ये रेलवे मंत्री थे। ठीक है, रेलवे मंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया है। पूछा है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से ही संघवाद भी लिया गया है। हमारा जो संघ है वो कनाडा से प्रेरित है। अगर बात करें हम जर्मनी की, तो जर्मनी से क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। और आयरलैंड की बात करें तो जो नीति निर्देशक तत्व है यानी डीपीएसपी है वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं, तो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पे क्या जो है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है किसमें, छठी अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर इसमें नहीं है। आप इसको एटीएम से याद रखिएगा, एटीएम से याद करें खिसके। देखिए असम हो गया, और त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, और कौन सा हो गया, मिजोरम। ठीक है, टोटल इसमें 4 राज्य शामिल हैं और मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था। ध्यान रखिए, पूछा 1987 में किसका गठन नहीं हुआ था, तो 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। किसका, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन हुआ था। तो किसका गठन नहीं हुआ था, तो ऑप्शन बी, मेघालय का गठन 1987 में नहीं हुआ था। कब हुआ था इसका, 1972 में मेघालय का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता पिता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत। बात करेगा नागरिकता की, तो यह संविधान के किस आर्टिकल में है, 5 से 11 का आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। और भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा मिलती है। और ये अनुच्छेद 43 किसमें शामिल है, तो ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, और यानी डीपीएसपी में यह शामिल है। बात करें अगर हम डीपीएसपी की, तो संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। और आर्टिकल की बात करें तो 36 लेके 51 में इसका उल्लेख है। और यह किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से यह लिया गया है। कुछ और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है कि इसमें पोषण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और नीलम संजीव रेड्डी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। और ये उपराष्ट्रपति कब बने थे? तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये 1952 से लेकर 1962 तक जो है उपराष्ट्रपति थे, 1952 से 1962 तक। और राष्ट्रपति कब बने? ये 1962 में ये राष्ट्रपति बने थे। 1962 से लेकर 1900 कहां तक 67 तक ये जो है राष्ट्रपति थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर भारत पूछा जाए भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। 104वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। और ये जो संविधान संशोधन है इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा कि इसी संविधान संशोधन से लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी एससी और जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। किस संविधान संशोधन से? तो 104वें संविधान संशोधन से। और ये जो आरक्षण था ये 25 जनवरी 2020 को जो है आरक्षण या समाप्त होने वाला था। अगर बात करें जो ये एससी है, विधानसभा में लोकसभा में इनका कितना सीट आरक्षित है? तो 84 सीट जो है लोकसभा में है। और बात करें ये एससी की सीट है। और एसटी की कितनी सीट आरक्षित है लोकसभा में? तो 47 सीट इसमें आरक्षित है। आप इसको ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसे 10 वर्ष बढ़ा दिया गया किस कौन सा संविधान संशोधन? तो 104वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अदिश राशि है? पूछा है अदिश राशि कौन सी? अदिश राशि कौन होते हैं? जिन राशियों में केवल परिणाम होता है उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे ताप, दूरी, द्रव्यमान, कार्य, विद्युत धारा, चाल, शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत धारा। और वेग, विस्थापन, त्वरण ये सदिश राशि है। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? तो टोटल 3 नियम दिए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? इसमें पूछा शक्ति का मात्रक नहीं है। तो हार्स पावर शक्ति का मात्रक है, किलोवाट भी और मेगावाट भी शक्ति का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट आवर जो है ये शक्ति का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस पे होता है? वैसा तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन इसमें फ़ारेनहाइट दिया है। ध्यान रखिए, इसमें फ़ारेनहाइट में दिया है। तो आप चाहे तो इसका फार्मूला आता है C बराबर F-32/9। फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करना हो तो यहाँ 4 रख दीजिए आप, डिग्री पानी का 4, और उसके बाद चेंज कर लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, 39.2 फ़ारेनहाइट। जल का महत्तम घनत्व फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 39.2 फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस पूछा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस। और अगला देखते हैं, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स और गामा जो किरणें होती हैं ये सब जो है विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। इसमें गामा दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण जो है विद्युत चुंबकीय किरण है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ध्यान रखिए, अगर कोई वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो वो कहाँ बनेगी? तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगी। अगर पूछा जाए उसका जो है वो किस प्रकार की बनेगी, तो प्रकृति क्या होगी इसकी? तो वो समान आकार की होगी और वास्तविक होगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर बनेगी। अगला प्रश्न है, जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है, जहां थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अगला है, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? और ये जो विद्युत फ्यूज होता है ये किससे बना होता है? तो टिन और लेड से बनता है। किससे? टिन और लेड से यह बना होता है। बात करें जो फ्यूज होता है ये इसमें क्या गुण होना चाहिए? ये निम्न क्या होना चाहिए? इसका निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न गलनांक क्यों होना चाहिए? तो निम्न गलनांक इसलिए होना चाहिए कि अगर जैसे कोई कहीं अगर फॉल्ट होता है, फ्यूज इसी लगा जाता है कि कहीं फॉल्ट हो पहले फ्यूज जो है ये
गले। तो अगर गलनांक इसका निम्न होगा तो ये पहले गल जाएगा, तो जो फॉल्ट होना होगा नहीं हो पाएगा। और प्रतिरोध क्या होगा, ये भी प्रतिरोध जो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका राइट इसमें पूछा है पृथ्वी पर धातु, ठीक है, धातु पूछा है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु होता है। अगर पूछा जाए पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लोहा होता है, और उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। इसमें धातु पूछा है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर दाब बढ़ाया जाए तो जो द्रव का क्वथनांक है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक जो है बढ़ेगा। क्वथनांक होता है क्या है, जिस ताप पर कोई तरल उबलने लगे उसे क्वथनांक कहा जाता है। यानी समान पानी का तापमान क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वही क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर जो है कोई तरल उबलने लगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है? इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। न्यूलैंड्स ने आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत दिया था। यह अष्टक नियम होता क्या है? अष्टक नियम के अनुसार यदि हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में रखें तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम किसी तत्व को उसके परमाणु भार के अकॉर्डिंग रखें तो जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान होगा। ठीक है, ये जो अगर ये 8वां तत्व जो होगा ये पहला होगा और ये 8वां तत्व जो होगा ये इनका जो गुण होंगे वो समान गुण के होंगे। ठीक है, यही है अष्टक नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन सा पूछा है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मेथेन, पेंटीन, इथाइन, प्रोपीन। क्या पूछा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथेन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है, जो एक बंध होता है जिनके बीच में, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और जिसमें 2 या 2 से अधिक यानी 2 या 3 बॉन्ड होते हैं वो असंतृप्त कार्बन होते हैं। और जो ये एक बंध होते हैं इसे क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे इसमें जो लास्ट में एन आता है, जैसे मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो कौन से हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जो एल्काइन ग्रुप के होते हैं, एल्किन एल्काइन ग्रुप के, वो असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथेन। अगला है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया है? इसमें पूछा है कोशिका के केंद्रक की खोज। आप प्रश्न ध्यान से जरूर पढ़ा करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। अगर पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक और इसके केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न है, एक संकरी क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे पर फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? आप इसको याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3:1। अगला प्रश्न है, किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका प्रयोग करता है, तो ऑप्शन डी, क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है। अगला प्रश्न है, पादप वर्ग के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बायोफ्राइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला है, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर इसकी जो मध्य फल भित्ति होती है वो खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पादप ऊतक द्वारा पौधों को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरन काइमा के द्वारा पौधों को दृढ़ता एवं मजबूती प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? ये किसका पूछा है, कौन से जंतु जो है समतापी होते हैं, किस वर्ग के? तो पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो समतापी होते हैं। ये समतापी होता क्या है, जिनके शरीर का तापमान समान रहता है उसे जो है समतापी कहा जाता है। जैसे पालतू जानवर और स्तनधारी जो होते हैं समतापी होते हैं। और असमतापी क्या होते हैं,
जो वातावरण के साथ जो है शरीर का टेम्परेचर अपना बैलेंस करते हैं, उन्हें असमतापी कहते हैं। जैसे कि ये सरीसृप वगैरह, सांप वगैरह आपने देखा होगा, ये जो है असमतापी होते हैं। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस एंजाइम का श्रावण अग्नाशय से नहीं होता? ध्यान रखिए, पूछा अग्नाशय से किसका श्रावण नहीं होता, किस एंजाइम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरेप्सिन का जो है श्रावण अग्नाशय से नहीं होता। ये किससे होता है? आंत ग्रंथियों से इसका श्रावण होता है। किससे? आंत ग्रंथियों से इसका श्रावण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम का जो है कार्य होता है शरीर को संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। इसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बात करें पंचवर्षीय योजना की पांचवी, तो ये कब से कब थी? 1974 से और 1900 कब थी? 79 तक थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। और बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1952 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी। और पूछा जाए किस एक्ट के द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ध्यान रखिए, एक्ट पूछा जाए तो 1934 किस एक्ट के? 1934 एक्ट के। और कब की गई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अब पूछा जाता है इसके पहले जो है गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ जो है पहले गवर्नर थे। और पूछा था आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और एक प्रश्न इसका और बनता है कि जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति कर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। अगला है, निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूत घोटाले से है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है स्वामीनाथन समिति, जानकी रमन समिति, दांतेवाला समिति, सरकारिया समिति। तो प्रतिभूत घोटाले से संबंधित था जानकी रामन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरकारिया आयोग की बात करें तो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित था यह सरकारिया आयोग। और स्वामीनाथन समिति यह खाद्यान्न संबंधी समिति थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसखान की पुस्तक है प्रेम वाटिका। अगला है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियना ऑस्ट्रिया में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे से अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय है। इन्हें कब यह अवार्ड मिला? 1958 में यह अवार्ड मिला था। और ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे एशिया का नोबल अवार्ड भी कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है डायरेक्ट कि एशिया का नोबल किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जी, रॉबिन रेडब्रेस्ट। बात करें अगर गांजा ईगल ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो कनाडा का। और आइबिस कहाँ का है? टोबैको का। और कंगारू किस देश का पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स किससे फैलता है? तो HIV नामक वायरस से फैलता है एड्स। बात करें 21 जून को, तो आप सभी को पता है 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा दिवस मनाया जाता है। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला है, बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप सभी को पता है शहनाई से। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मिल्ला खान का संबंध शहनाई से है। अगला है, निम्न में से किनका समाधि स्थल महाप्राण घाट में स्थित है? यानी जो समाधि स्थल महाप्राण घाट किसकी है? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। अगर बात करें हम कुछ और समाधि स्थल की, जैसे जगजीवन राम की समाधि स्थल कौन सी है? तो समता स्थल। कौन सा? समता स्थल। ज्ञानी ज्ञान स्थल की बात करें तो एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह की है।
राजीव गांधी की बात करें तो वीरभूमि, वीरभूमि, ठीक है। और राजघाट किसके है तो महात्मा गांधी की। शांतिवन किसका है, जवाहरलाल नेहरू को। आप इसको भी ध्यान रखिए, भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटिंग किड के उपनाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे, विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है। अगला है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गवासला। खड़गवासला महाराष्ट्र में जो है इसका जो है मुख्यालय है किसका, एनडीए का, ठीक है। अगला है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त के तहत। ऑपरेशन दोस्त के तहत जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था उसमें सहायता प्रदान की थी भारत ने। अगला है, हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 141वीं जयंती के अवसर पर कहां पे 17 फुट ऊंची प्रतिमा, जिससे प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लातूर। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या नाम है उसका प्रतिमा का, स्टैचू ऑफ नॉलेज, कहां पे है, लातूर महाराष्ट्र में यह स्थित है। और कितने फुट की है, तो यह 70 फुट की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय सैनिक अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन किया गया। ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, डस्ट लीग किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये रहे आज के जीएस के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।